नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। ये कहानी है 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की। एक ऐसी बगावत जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और भारत की आज़ादी की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आज़ादी बड़े बड़े आंदोलनों और नेताओं की वजह से मिली, लेकिन क्या हो अगर वो आखिरी और सबसे जोरदार चोट जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो नेताओं ने नहीं बल्कि साम्राज्य की अपनी ही वर्दी पहने नाविकों ने की हो। इसका जवाब हमें 1946 की घटनाओं में मिलता है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1946। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और भारत एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। देश में आर्थिक संकट था और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से राजनीतिक माहौल में जबरदस्त तनाव था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 मिलियन यानी 25 लाख। ये थी इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी जो कि भारतीय सैनिकों से बनी थी। ये सैनिक वर्ल्ड वॉर 2 से घर लौट रहे थे, लेकिन अब ये पहले जैसे नहीं थे। इन्होंने दुनिया देखी थी, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थीं, और अब ये सवाल पूछ रहे थे कि वही आज़ादी इनके अपने देश को क्यों नहीं मिल सकती। और इसी माहौल में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, के अंदर गुस्सा खौल रहा था। वजह बहुत साफ थी। उन्हें सड़ा हुआ खराब खाना दिया जाता था, अंग्रेज नाविकों के मुकाबले सैलरी बहुत कम थी, उनके साथ नस्ली भेदभाव होता था और ब्रिटिश अफसरों का बर्ताव बहुत ही बुरा था। और ये जो गुस्सा था, ये अब फटने ही वाला था। जो चीज़ बॉम्बे के एक नेवल बेस HMIS तलवार में एक छोटी सी भूख हड़ताल से शुरू हुई, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी बगावत में बदलने वाली थी। और सब कुछ, मतलब सब कुछ, बस कुछ ही दिनों के अंदर हो गया। 18 फरवरी को भूख हड़ताल शुरू हुई। अगले ही दिन 19 फरवरी को ये आग की तरह पूरे बॉम्बे में फैल गई, जिसमें करीब 10,000 नाविक शामिल हो गए। 20 फरवरी तक तो ये बगावत कराची, कलकत्ता और मद्रास तक पहुंच गई। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद 23 फरवरी को जबरदस्त लड़ाई के बाद विद्रोहियों को सरेंडर करना पड़ा। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि अब ये सिर्फ खराब खाने का प्रोटेस्ट नहीं रह गया था। बहुत तेजी से ये एक पॉलिटिकल विद्रोह बन गया। नाविकों की मांगें अब सिर्फ उनकी अपनी परेशानियों तक सीमित नहीं थीं। MS खान और मदन सिंह की लीडरशिप में जो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी बनी, उसने अपनी मांगें साफ-साफ रख दी। मांगें थीं, भारत छोड़ो, इंडियन नेशनल आर्मी के कैदियों को रिहा करो, भारतीय नाविकों को बराबर सैलरी दो और ब्रिटिश अफसरों को हटाओ। ये अब सिर्फ मांगें नहीं थीं, ये एक तरह से राजनीतिक बदलाव का ऐलान था। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच एकता की एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसकी उस दौर की बटी हुई राजनीति में कल्पना करना भी मुश्किल था। सोचिए, विद्रोही जहाज़ों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के झंडे एक साथ लहरा रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जमीन पर खींची गई सारी लकीरें समंदर में आकर मिट गई हों। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, इसका स्केल बहुत बड़ा था। 78 जहाज, 20 नेवल बेस और करीब 20,000 नाविक इसमें शामिल थे। मतलब ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सीधी सीधी खुली चुनौती थी। अब इतनी बड़ी घटना हुई तो जाहिर है इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस पर जो रिएक्शन आए भारतीय नेताओं के और ब्रिटिश सरकार के, वो बहुत अलग-अलग और बटे हुए थे। एक तरफ तो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी बड़ी पार्टियां। हाँ, उन्हें नाविकों की शिकायतों से हमदर्दी थी, लेकिन वो हिंसा के तरीकों के सख्त खिलाफ थीं। दूसरी तरफ थीं कम्युनिस्ट और लेफ्ट पार्टियां, जो इसे साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जन क्रांति मान रही थी और इसके सपोर्ट में मजदूरों की हड़तालें करवा रही थीं। कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड था, वो महात्मा गांधी के इन शब्दों से साफ हो जाता है। उन्होंने इस विद्रोह को एक बिना सोचे समझे और उतावलेपन में किया गया काम कहा। देखिए, उनके लिए अनुशासन और अहिंसा सबसे ऊपर थे। उन्हें डर था कि कहीं ये हिंसा आज़ादी के लिए चल रही बातचीत को पटरी से न उतार दे। अच्छा, अंग्रेजों का क्या रिएक्शन था? वो तो इस विद्रोह के फैलने से पूरी तरह घबरा गए थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ब्रिटिश जंगी जहाज़ों ने बॉम्बे हार्बर को घेर लिया और सीधी धमकी दी गई कि अगर सरेंडर नहीं किया तो जहाज़ों को बम से उड़ा दिया जाएगा। और इस विद्रोह का अंत बहुत दुखद और क्रूर था।
सरदार पटेल के कहने पर और इस वादे पर कि उनके साथ कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी, नाविकों ने 23 फरवरी को सरेंडर कर दिया। लेकिन वो वादा तोड़ दिया गया। 200 से ज्यादा नाविक और 400 आम नागरिक मारे गए, और जो बच गए उनके लिए सजा बहुत कठोर थी। हजारों को गिरफ्तार किया गया और बिना किसी पेंशन के नौकरी से निकाल दिया गया। तो हाँ, अगर मिलिट्री के नजरिए से देखें तो इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया था। लेकिन इसकी असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका जो असर था वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। विद्रोह भले ही फेल हो गया हो, लेकिन उसका मैसेज वो कामयाब हो गया था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, ब्रिटिश हुकूमत की जो बुनियाद थी वो थी भारतीय सेना की वफादारी। इस एक विद्रोह ने उस बुनियाद को ही तोड़कर रख दिया। अंग्रेजों को ये साफ साफ समझ आ गया कि अब वो भारतीयों के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने बाद में मानी थी। उन्होंने साफ कहा कि नेवी की बगावत ने ही उन्हें यकीन दिलाया था कि अब भारत को जबरदस्ती कब्जे में रखना नामुमकिन है। ये विद्रोह आज़ादी देने के फैसले का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो फिर इस विद्रोह की असली कामयाबी क्या थी? इसने ब्रिटिश राज की खोखली नींव दुनिया को दिखा दी। इसने धर्म की दीवारों को तोड़कर एक जबरदस्त एकता दिखाई। इसने अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले को और तेज कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने ये साबित कर दिया कि आज़ादी की भावना अब सेना के अंदर तक पहुंच चुकी थी। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि एक ऐसा विद्रोह जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, वो अक्सर हमारी इतिहास की किताबों में बस एक छोटे से पैराग्राफ में क्यों सिमट कर रह जाता है? शायद इसलिए कि ये कहानी ऊपर से नहीं, नीचे से आई थी। ये आम नाविकों की कहानी थी जिसमें बड़े राजनीतिक नेताओं की मुहर नहीं थी। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास में कौन सी कहानियां चुनते हैं और किन हीरो को याद रखते हैं।